जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम एक गांव का एग्जाम्पल लेंगे। उस गांव का नाम है कलपट्टू, तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी फार्म एक्टिविटीज़ एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके, फार्म एक्टिविटीज़ में कॉटन, शुगर केन, प्लांटेशन, कोकोनट सब उग रहा है। नॉन फार्म में आपका जो है बास्केट मेकिंग हो रही है, ऑलराइट, वीविंग हो रही है, टीचिंग हो रही है, बार्बरिंग, साइकिल रिपेयर, सब तरह का काम हो रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि रूरल इकोनॉमी जो है ना, दैट इज नॉट जस्ट सिनोनिमस विद एग्रीकल्चर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TLAIS अकेडमी। आई एम राहुल और आपका स्वागत है हमारे NCERT फाउंडेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 6 में। मैं चीज़ों को बहुत बेसिक से कवर कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग पॉलिटी, और अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल प्लीज़ गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स। ऑलराइट, सो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स बिगिन द लेक्चर। So I am taking two chapters today in this lecture, रूरल लाइवलीहुड एंड अर्बन लाइवलीहुड। सी, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये एक स्टोरी की तरह फ्लो होंगे। मैं आपको स्टोरी समझाऊंगा, स्टोरी बताऊंगा, बट रिमेंबर ये स्टोरी नहीं है, ये ऑलमोस्ट 99% रियलिटी है। हाउ डू आई नो? बिकॉज मुझे ऑलमोस्ट एक डिकेड हो गया है UPSC प्रिपरेशन में। ऑलराइट, मैंने करंट अफेयर से लेके सारी बुक्स पढ़ी हैं। इसके अलावा मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, तो मैंने अदर बुक्स भी पढ़ी हैं। सो जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था, ऑलराइट, जब मैं आपके लिए नोट्स बना रहा था, इस चैप्टर को समझ रहा था, तो मुझे जो इस चैप्टर में रियलिटी है ना, वो ऑलमोस्ट 100% ट्रू लगी। ओके, सो एज ए एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर मेंस में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन को, इस तरह की लिव्ड रियलिटी को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस चैप्टर। ओके, स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, आसान है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलो, लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? लाइवलीहुड का मतलब होता है द वे पीपल अर्न अ लिविंग। ऑलराइट, आप अपनी जो है अर्जिका को किस प्रकार से कमाते हो, शायद मैंने ठीक बोला है हिंदी में। ओके, किस तरीके से आप अपना जो है पेट का पालन पोषण करते हो, दैट इज़ बेसिकली योर लाइवलीहुड। नाउ रूरल लाइवलीहुड में जनरली बहुत क्रूड अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो दो तरह की हम एक्टिविटीज़ में उसको डिवाइड करते हैं, फार्म एक्टिविटीज़ एंड सेकंड इज़ योर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ऑलराइट, फार्म एक्टिविटीज़ को भी अगर हमने क्रूडली डिफाइन किया तो हम उसको ब्रेक करते हैं तीन पार्ट्स में। एक होता है फार्मिंग। फार्मिंग में दो तरह के फार्मर्स होते हैं, एक स्मॉल, एक होता है लार्ज फार्मर्स। सेकंड होता है इज़ योर लेबर। लेबर, ये लेबर वो वाला लेबर नहीं है, ये है एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ओके, जो आपके एग्रीकल्चर में काम करते हैं एज ए लेबर की तरह। इनका लैंड नहीं होता, ये ओनली आपका दिहाड़ी पे काम करते हैं। नाउ सेकेंड इज योर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ लाइक योर शॉप्स, क्राफ्ट्स, फिशिंग्स। ओके, या फिर आपका डेयरी का काम हो गया, ये आपके नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में है। सी, अभी गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को बढ़ाई जाए सो दैट रूरल इनकम शुड राइज। ऑलराइट, हमारी एग्रीकल्चर की जो GDP है वो स्टैग्नेंट है ऑलमोस्ट 30-40 ईयर से, लेकिन सर्विस इकोनॉमी जो है आपकी बढ़ रही है। एग्रीकल्चर से आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। क्यों? उसकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। किसकी? इलास्टिसिटी। ओके, एग्रीकल्चर की। ऑलराइट, सो दैट्स वाई वी वांट। लेकिन एग्रीकल्चर में अगर हम फार्म एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो लैंड तो आपका सीमित ही है ना। ओके, दैट्स वाई फोकस इज़ ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की। अगर रूरल एरियाज़ को प्रोस्पेरस बनाना है तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया जाए। अब GS3 में आपका जब एग्रीकल्चर का चैप्टर आता है तो उसमें एक टॉपिक है जिसका नेम ऑफ द टॉपिक इज़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। ओके, द नेम इज़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। ऑलराइट, सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली हम GS3 के अंदर इसको पढ़ते हैं, और ये जो है इसमें हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली जितने भी आपका फार्म एक्टिविटीज़ में हम खाना प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, ऑलराइट, उसको प्रोसेस करके उसमें वैल्यू ऐड करके फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाए। ओके, सो दैट्स बेसिकली ओवरऑल पिक्चर इन दैट टॉपिक। सो हमारा फोकस बहुत ज़्यादा इस पर है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पे। ओके, इसके अलावा फिशिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, उनको क्रेडिट दिया जाता है, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। ओके, सो दैट्स वाई दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम एक गांव का एग्जाम्पल लेंगे। उस गांव का नाम है कलपट्टू, तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी फार्म एक्टिविटीज़ एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके, फार्म एक्टिविटीज़ में कॉटन, शुगर केन, प्लांटेशन, कोकोनट सब उग रहा है।
नॉन फार्म में आपका जो है बास्केट मेकिंग हो रही है, ऑलराइट, वीविंग हो रही है, टीचिंग हो रही है, बार्बरिंग, साइकिल रिपेयर, सब तरह का काम हो रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि रूरल इकोनॉमी जो है ना, दैट इज़ नॉट जस्ट सिनोनिमस विद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रूरल इकोनॉमी इज़ मच मोर डाइवर्स। सो रिमेंबर नाउ, एक मैम है जिसका नाम है तुलसी, ओके, तो उनके बारे में बताइए कि शी इज़ अ लेबर, शी इज़ ए एग्रीकल्चरल लेबर, ओके। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसका नाम है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। इसमें क्या है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि मैन, क्योंकि एग्रीकल्चर में इनकम स्टैग्नेंट है ऑलमोस्ट, तो मैन लीव द विलेज, दे गो टू द सिटीज़, दे वर्क देयर, ओके। वो भी हम अर्बन अर्बन लाइवलीहुड में पढ़ेंगे कि जो मैन है वो अर्बन एरियाज़ में आके किस तरह का काम करते हैं। तो वुमन जो वहाँ पर रहती हैं वो घर का काम भी करती हैं और एग्रीकल्चर को भी जो है चलाती हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि एक वुमन जो है, ऑलराइट, वो एग्रीकल्चर में क्या ही अकेले जो है काम कर सकती हैं, जब आपका फार्म मैकेनाइजेशन इज़ वेरी लो। मतलब क्या है कि फार्म में जो मशीनरीज हैं वो ज़्यादा नहीं है उनके पास में, ओके। कैसे करेंगी? सो दैट्स वाई यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है वो मैम तुलसी का लिया हुआ है, ओके। शी इज़ एग्रीकल्चर लेबर। उनके पास कोई लैंड नहीं है, एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम करती हैं, सुबह 8:30 से लेकर शाम के 4:30 बजे तक काम करती हैं, और उनको कितना पैसा मिलता है? 40 रुपये, ठीक है ना, पर डे का। 40 रुपये की चाय आती है आप लोगों की, जब आप ब्रेक पे जाते हो ना, चाय पीते हो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो 40 रुपये की चाय आती है, ठीक है। अच्छे रेस्टोरेंट में अगर आप बैठ के पियोगे तो शायद 150 रुपये की चाय आएगी। ओआरएन में जनरली मैंने देखा है कि चाय का जो इवोल्यूशन है वो 10 रुपये से लेके अब 20 रुपये 25 रुपये था, ओके। सोचो वहाँ पर एग्रीकल्चर लेबर जो है आपका 40 रुपये कमा रहे हैं पूरे दिन जब काम करते हैं, ओके। सो कंपेयर नाउ। अब ये जो काम जो करती हैं वो रेगुलर भी नहीं है, ओके, बिकॉज एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस जो होते हैं आपके वो सीजनल होते हैं। जब आपका सीज़न अच्छा होगा, हार्वेस्टिंग का टाइम होगा या प्लांटेशन का टाइम होगा, दो ही टाइम आपका लेबर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब वो ग्रोइंग टाइम है तो उसमें तो जो क्या बोलते हैं, लेबर्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलराइट। सो रिमेंबर दिस नाउ। उनके जो हस्बैंड है रमन, ऑलराइट, ही इज़ ऑल्सो ए लेबरर। वो पेस्टिसाइड को वहाँ पर स्प्रे करते हैं, ठीक है, एंड ही वर्क्स आउटसाइड द फार्म ऑल्सो व्हेन देयर इज़ नो एग्रीकल्चर वर्क, ऑलराइट। सो रिमेंबर दिस थिंग नाउ। अब जो है हम इसमें पढ़ेंगे कि जो आपका लैंडलेस लेबरर्स हैं, ऑलराइट, तुलसी एंड जो उनके जो हस्बैंड है रमन, ओके, दे एंटर इनटू साइकिल ऑफ वल्नरेबिलिटी, ओके। रिमेंबर, सो साइकिल ऑफ वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं ना, एक तो उनके पास लैंड नहीं है कोई भी, ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन दी फार्म लेबर, एंड जो फार्मिंग है वो सीजनल है आपकी, ओके। इससे क्या होगा, लो एंड इरेगुलर इनकम होती है। अब कभी बीमार हो गए या कुछ और जरूरत पड़ गई तो उनको बोरो भी करना पड़ता है, और जनरली वो बोरो करते हैं उसी से ही जिसके खेत में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूर या बॉन्डेड लेबर वाली सिचुएशन आ जाती है। बॉन्डेड लेबर एक कंसेप्ट है, ओके, खासकर बच्चों के बच्चे होते हैं वहाँ पर, ऑलराइट। बिहार में यूपी में बहुत है बॉन्डेड लेबर, एंड देन इट लीड्स टू द वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है कि दे आर वल्नरेबल टू स्लिप डाउन बिलो द पॉवर्टी लाइन। आराम से एक बार हल्का सा बीमार हुए और दवाइयाँ इतनी महंगी होती है, दे विल बिकम पुअर, कंप्लीटली पुअर, ऑलराइट। सो रिमेंबर दिस थिंग नाउ। अब इसके अलावा हम पढ़ते हैं सेकंड पर्सन जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्मॉल फार्मिंग। उनके पास में छोटा सा एक फार्म है, ठीक है, उनका नाम है शेखर, SEKR, शेखर बोल सकते हैं उनको, ठीक है। सो उससे पहले वही जो मैंने आपको बताया कि जो कोर आइडिया है इस चैप्टर का वो यही है कि रूरल लाइवलीहुड इज़ डाइवर्स, ऑलराइट, बट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है दैट इज़ योर सीजनल, ऑलराइट। ज़्यादा डिमांड होगी एग्रीकल्चरल सीजन के टाइम पे, लो डिमांड होगा लीन सीजन पे। आउटकम क्या होता है, इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट, लो इनकम एंड सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन मैंने बताया था आपको, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये कंसेप्ट है, ठीक है। वी वर टॉकिंग अबाउट शेखर, ठीक है ना, ही इज़ ए स्मॉल फार्मर। उनका भी एक अलग साइकिल है, ही इज़ ए स्मॉल फार्मर। क्या होता है कि उनके पास में जो लैंड है वो थोड़ा छोटा है,
2 एकड़ या उससे भी कम है, ठीक है। उनके पास लैंड तो है, लेकिन जो लैंड है बहुत छोटा है और वो बेयरली उनकी फैमिली को सस्टेन करता है, ठीक है। तो वे क्या करते हैं कि पूरी फैमिली मिलकर लैंड को कल्टीवेट करती है, ऑलराइट। एंड मोस्टली जो एग्रीकल्चरल वर्क होता है वो खुद ही कर लेते हैं, वो किसी को हायर नहीं करते, वो खुद से ही करते हैं ड्यूरिंग हार्वेस्ट, ऑलराइट। सो दे हेल्प आउट ईच अदर, मतलब पूरी फैमिली मिलके हार्वेस्ट के टाइम पे वो करती है। अदर देन दैट जब वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो रामलिंगम, ओके। नाउ हु इज़ रामलिंगम? रामलिंगम इज़ ए रिच फार्मर जिनके खेत में तुलसी एंड उनके हस्बैंड रमन भी काम करते थे, ठीक है। रामलिंगम के पास 20 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर वो पैडी कल्टीवेशन करते हैं। सो हमारे शेखर जी जो आपके स्मॉल फार्मर है वो भी रामलिंगम के राइस मिल में काम करते हैं कभी कभी, ऑलराइट। उनके पास में जो हमारे शेखर जी हैं उनके पास में छोटी सी लाइक एक वो भी है, क्या बोलते हैं, गाय भी है, ऑलराइट। उनके पास गाय भी है और समटाइम्स वो जो है दूध से जो है बेचकर कॉर्पोरेटिव्स को थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम भी कमा लेते हैं, ओके। सो इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल फार्मर है ना उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं है, ओके। ही इज़ नॉट नेसेसरली अ सिक्योर फार्मर। लैंड तो है लेकिन एडिशनल इनकम के लिए भी उनको हार्डवर्क करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, उनकी जो साइकिल है वो डेब्ट ट्रैप में चल रही होती है, ठीक है। कैसे कि बेसिकली उनको मनी को बोरो करना पड़ता है, क्यों? बिकॉज उनको सीड चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए। और अगर क्रॉप फेलियर हो गया या रेनफॉल कम हो गया, सो ही डोंट हैव इनकम, ही इज़ अनेबल टू रिपे, ऑलराइट। फिर क्या होगा, जब वो पे नहीं कर पाएंगे सो उसको फिर से दोबारा से बोरो करना पड़ेगा। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, आप इसको दिखा सकते हो अपने बेसिकली मेंस की आंसर राइटिंग में, ऑलराइट। रिमेंबर दिस थिंग। सो इंडेप्टेडनेस का जो कंसेप्ट है ना, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स, ओके। एंड इन सम एरिया फार्मर्स सुसाइड भी करते हैं, ओके। कहाँ गया ये, ऐसा ही ये सुसाइड, ठीक है। फार्मर सुसाइड भी करते हैं, जैसे कि आपका विदर्भा, मराठावाड़ा, ऑलराइट। यहाँ पे फार्मर सुसाइड के ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, ओके। एंड इट्स ए रियलिटी। जब वो डेट अपना रिपे नहीं कर पाते, ऑलराइट, सो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो सुसाइड कर लें, ओके। सो रिमेंबर नाउ, ये 3 तरह के फार्मर्स हैं, 2 के बारे में बता दिया। अब लार्ज फार्मर के बारे में बात करते हैं, रामलिंगम जी के बारे में, ओके। सो हमारे रामलिंगम जी जो है वो लार्ज फार्मर है, 20 एकड़ की ज़मीन है उनके पास में, ओके। और इसके अलावा जो है उनके पास में अपनी खुद की राइस मिल भी है, जो भी वो पैडी फार्मिंग करते थे, जो वहाँ से चावल आए मिल में लेकर के प्रोसेस करने के लिए। इसके अलावा सीड एंड पेस्टिसाइड की शॉप भी है। ये बेसिकली इनपुट होते हैं, इनपुट शॉप भी है उनके पास में। सो पैडी जो है बेसिकली ही बाय द पैडी फ्रॉम द विलेजेस, प्रोसेस करते हैं अपनी राइस मिल में और जाके बेच देते हैं ट्रेडर्स को बड़े टाउन में। सो क्या है, उनके पास में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, अमीर पे अमीर बने जा रहे हैं, ऑलराइट। सो बहुत, अगर हम उसको जनरली देखें तो हम जो हमारे एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, ऑलमोस्ट एवरी 5 रूरल फैमिली में से 2 रूरल फैमिली आपकी एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, ऑलराइट। 80% जो इंडिया के फार्मर्स हैं उनके पास में लेस देन 2 हेक्टेयर का लैंड है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्मॉल फार्मर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एंड ये फैक्ट एकदम करेक्ट है, इसको रट लो कि लेस देन 2 हेक्टेयर जिनके पास लैंड है वो ऑलमोस्ट 80% है, ओके। एंड 20% फार्मर्स ऐसे हैं जो लार्ज फार्मर्स हैं, एंड ये ही फार्मर्स ऐसे हैं जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम को बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल, बट you know while a small group of farmers, all right, they basically controls a disproportionately large amount of land and resources, all right. So remember this thing. So अगर हम देखें, वेल इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है जो डीप हम जा सकते हैं, ओके। मुझे तो पता नहीं क्या क्या मन कर रहा है आपको पढ़ाने का इसके अंदर कि ये भी पढ़ा सकता हूँ वो भी पढ़ा सकता हूँ, बट आई विल नॉट गो दैट मच डीप इनटू 6th क्लास एनसीईआरटी। जब मैं आगे आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँगा, देन आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग थिंग्स, ऑलराइट। सो रिमेंबर दिस नाउ। सो जो आपकी रूरल लाइवलीहुड है, ओके,
ये आपकी किस तरीके से रिवॉल्व कर रही है, ये रिवॉल्व कर रही है आपकी लाइवलीहुड, ओके, डिपेंड अपॉन द लैंड, लैंड से आपकी इनकम आती है, बट इनकम इज़ फ्लक्चुएटिंग, दैट्स वाई यू नीड टू टेक क्रेडिट, और क्रेडिट अगर आप लोगे तो आप उस क्रेडिट को जो है ऑलरेडी पे करने में लगा दोगे, ओके, और सॉरी जो क्रेडिट ले रहे हो तो उसको भी चुकाना पड़ेगा आपको, एंड दैट्स वाई इनक्वालिटी विल राइज। सो जो लार्ज फार्मर्स हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं, और जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, दे आर जस्ट स्टैग्नेंट और इवन बिकमिंग पुअर, ओके। सो दैट्स वाई जो हमारी एग्रीकल्चरल जीडीपी है दैट इज़ स्टैग्नेंट, क्योंकि जो ये जो चंक है ना इसका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं पा रहा है। दैट्स वाई गवर्नमेंट जो क्या कर रही है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में लगी हुई है। क्यों इनसे लैंड लेके तो छीन के इन लोगों को नहीं दे सकते कि भाई तुम लोग लैंड ले लो, ये देंगे भी नहीं। दे आर रिच, पॉलिटिशियंस होते हैं ये लोग, ठीक है, दादा होते हैं अपने इलाके के, तो ये तो जितना लैंड अपना कवर कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हार्डवर्क ये लोग कर रहे हैं इनके पास लैंड नहीं है। दैट्स वाई एग्रीकल्चरल इनकम इज स्टैग्नेंट, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एक और फैमिली की बात की गई है, फिशिंग फैमिली की, ओके, इस चैप्टर के अंदर फिशिंग फैमिली, ऑलराइट, अरुणा एंड परिवेलन, ओके। सो जो है वो एक कोस्टल विलेज में रहते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि वो फिश करते हैं, फिशिंग करने के बाद में ऑक्शन करते हैं, उसकी बेच देते हैं, ठीक है, और किसको बेचते हैं, बायर्स को या ट्रेडर्स को, ओके। तो फैमिली के पास में बेसिकली कुछ नेट्स हैं, इंजन्स हैं, ओके, जहाँ से वो बेसिकली बोट्स में लगाते हैं, ओके। तो वो समुद्र में जाते हैं और वहाँ से बेसिकली दे बेसिकली गेट दी फिशेस, ओके। सो उनकी जो बेसिकली जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से काम कर रही है, मतलब एक फैमिली है तो वो वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि जो मैन है बेसिकली वो फिशिंग करने जाते हैं, वुमन बेसिकली दे बेसिकली डू ऑक्शन ऑफ द फिशिंग, एंड जो ट्रेडर्स हैं वो वहाँ से खरीद लेते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओके। इसमें क्या होता है कि आप वो काम करोगे जिसमें आप निपुण हो, जिसमें आप सक्षम हो, ओके। सो इस तरीके से जब हम काम को डिवाइड कर देते हैं तो काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और काम जल्दी हो जाता है। दैट इज़ नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर, ओके। सो बेसिकली क्या होता है कि मॉनसून आपका लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के टाइम जब मॉनसून होता है तो फिशिंग बेसिकली अच्छी नहीं हो पाती है। क्यों? फिश जो है वो ब्रीड करने चली जाती हैं, ओके। नाउ उस टाइम पर आपके पास में कोई भी फिशिंग इनकम नहीं है। अब जब फिशिंग इनकम नहीं होगी तो फैमिली को बोरो करना पड़ेगा, और कहाँ से बोरो करते हैं? उसी ट्रेडर से जिससे वो फिश बेचते हैं, ओके। नेक्स्ट टाइम जब भी उनको फिश मिलेगी तो सीधा उस जो है ट्रेडर को बेच देंगे, और ट्रेडर जो है जनरली जो मार्केट प्राइस है उससे कम पर देगा। क्यों? क्योंकि वो उनको एक्सप्लॉइट करेगा, बिकॉज वो उसके कर्जदार हैं, ऑलराइट। सो दे कैन नॉट फ्रीली कंडक्ट ऑक्शन, जो हाईएस्ट बिडर है उसको नहीं देंगे। तो दैट्स वाई फिशिंग जो है वो भी आपका एक फ्लक्चुएटिंग मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अगर हम इसको रूरल इकोनॉमी, रूरल लाइवलीहुड में काउंट करेंगे, ऑलराइट। सो हमने देखा कि एक पैटर्न देखा ना, कि तुलसी को हमने देखा, शेखर को देखा जो आपके स्मॉल फार्मर थे, ओके। फिर हमने ये जो फिशिंग फैमिली है अरुणा, उनकी फैमिली को देखा, ऑलराइट। रामलिंगम जी को भी देखा हमने, रामलिंगम जी जो हैं बढ़िया अपना पैसा कमा रहे हैं, ओके। सो ये सभी के सभी बेसिकली किस चीज़ की ओर ये हमें इशारा कर रही हैं? वो ये इशारा कर रही हैं कि आपका लैंड, लाइवलीहुड, इनकम, क्रेडिट, इनइक्वालिटी, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं रूरल लाइवलीहुड के, ऑलराइट। सो दैट्स बेसिकली ऑल इन दिस चैप्टर। इसके अलावा इसमें एक बहुत अच्छी सी एक केस स्टडी दी हुई है, टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि बात तो हम इसकी एक जो है रूरल लाइवलीहुड की कर रहे थे, सडनली ये नागालैंड में टेरेस फार्मिंग कहाँ से आ गई? सी, अभी तक हमने जो गाँवों की बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपकी जो नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ पर भी तो गाँव है ना बहुत सारे, ओके। सो यहाँ पर टेरेस फार्मिंग हो रही है। एक आपका चिजामी नाम का गांव है, ठीक है, फैक्ट डिस्ट्रिक्ट में, नागालैंड, ओके। सो दे डू टेरेस कल्टिवेशन। टेरेस कल्टिवेशन बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, ओके। सो ये पहाड़ है, ऐसा होता है पहाड़, उसको कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कुछ बैरियर्स लगा देंगे,
सो दैट पानी जो है ना आपका यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा। ऑलराइट, एंड ये जो रुका हुआ पानी है इट इज़ वेरी गुड फॉर आपका पैडी कल्टीवेशन। ओके, यहाँ पर पैडी कल्टीवेशन होने लगेगा आपका। सो यही इस बेसिकली बताया गया है कि यहाँ पर बेसिकली लैंड ऑन ए हिल इज़ लैंड ऑन ए हिल स्लोप, ऑलराइट, दैट इज़ मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स एंड कार्व आउट इनटू स्टेप्स। और जो यहाँ पर आपका यहाँ पे ये आपका एक तरीके से रेज कर दिया इसको, सो दैट द रेन वाटर कैन बी एक्यूमुलेटेड हेयर। ओके, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर राइस कल्टिवेशन। अब लोग जो हैं वो आपके दे बेसिकली वर्क ऑन देयर ओन फील्ड बट ऑल्सो कलेक्टिवली इन ईच अदर्स फील्ड ऑल्सो, वहाँ कलेक्टिवली भी काम करते हैं। सो एंटायर माउंटेन को वो क्लीन कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से वहाँ फार्मिंग करते हैं। दे ईट टुगेदर ऑल्सो। सो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ओके, so it shows that adaptation of agriculture to geographical conditions combined with community cooperation, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, so that's how basically we conclude our this chapter. Now next comes the urban livelihood chapter. Okay, so इस चैप्टर पे पढ़ते हैं। इसमें भी आपकी स्टोरी चलेगी। स्टोरी इसमें हम देखेंगे कि हम इसमें ना 4 तरीके का एम्प्लॉयमेंट देखेंगे। ऑलराइट, अर्बन एरियाज़ में 4 तरह का, और वो चारों तरह में किस तरीके से आपकी जो है इनकम जो है वो रेज होती है, या फिर उसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं नहीं होते हैं, वी विल सी दैट। ऑलराइट, सो अर्बन वर्कर्स हैव वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी। ओके, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी का मतलब ये है कि कुछ लोग कमा रहे हैं लैक्स करोड़्स में और कुछ कमा रहे हैं फ्यू हंड्रेड्स या जस्ट फ्यू थाउजेंड्स में। ओके, हम GS2 के अंदर GS1 के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्क। ठीक है ना, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल वर्क। तो आप अर्बन एरियाज़ में देखोगे, मैंने इससे पहले एक चैप्टर में आपको स्लम्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है ना, स्लम्स के बारे में। तो स्लम्स में बेसिकली आपका जो है कौन सा काम होता है, वो काम होता है आपका इनफॉर्मल वर्क। अच्छा, इससे पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि आपकी एशिया की सबसे बड़ी जो स्लम है उसका नाम क्या है, मुंबई में है धारावी। ओके, धारावी में आपका ऑलमोस्ट मुंबई का सारा इनफॉर्मल वर्क वहाँ होता है, प्रोसेसिंग से लेके आपका मैन्युफैक्चरिंग तक। ओके, सोचो कितनी बड़ी इकॉनमी है वो। ऑलराइट, सो लाइवलीहुड वी ऑलरेडी नो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अर्बन वर्कर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हैं। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब है डिफरेंट तरह के काम करते हैं। अर्बन इकोनॉमी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन द रूरल इकोनॉमी। ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ फर्स्ट, सबसे जो पहली कैटेगरी है हमारी, वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। ओके, वर्किंग ऑन द स्ट्रीट का मतलब क्या है, जो लोग बेसिकली अपना खुद का काम करते हैं, स्ट्रीट्स पे काम करते हैं, रादर देन दे आर बीइंग एम्प्लॉयड बाय समवन एल्स। कौन कौन से होते हैं, चलो रिकॉल करो, खुद बताओ। वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, सब्जी बेचने वाले। फ्लावर सेलर्स होते हैं, देखा होगा। ठीक है ना, आप अपने लवर्स को फैब में फ्लावर्स देते हो, कहाँ पे जाते हो, फ्लावर सेलर के पास में। ऑलराइट, न्यूज़पेपर सेलर होते हैं। ओके, अखबार फेंक के जाता है सुबह सुबह द हिंदू। ऑलराइट, इंडियन एक्सप्रेस। कॉबलर, अब तो बहुत कम हो गए, कॉबलर पहले बहुत होते थे। ठीक है, रोड साइड बार्बर हो गया, रिक्शा पुलर्स, मोबाइल वेंडर्स, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं। तो देख रहे हो आप कितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है, कितनी सारी वैरायटी है। सो दीज पीपल आर वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। ये खुद का अपना बेसिकली काम करते हैं। ठीक है, सो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कोई फिक्स इनकम नहीं होती, वर्क इज़ इनसिक्योर। ठीक है ना, नो सोशल सिक्योरिटी। अगर बीमार पड़ गए तो इनको कोई और पैसा देने वाला नहीं है। वर्क इज़ इनसिक्योर, क्यों, पुलिस वाले आते हैं और काम करके भाग इनका जो है ठेला फेंक के भाग जाएंगे। ऑलराइट, रिमेंबर दिस। सो आई यूज टू लिव इन करोल बाग। ओके, सो देयर यूज टू बी अ वुमन, ओके, काइंड ऑफ माई सिस्टर। तो मैं उनके पास खाना खाने जाता था। वो बेसिकली एक जो है काइंड ऑफ रेडी चलाती थी, उनको रेडी बोलते थे। तो पराठे बनाती थी, पराठे बेचती थी। तो मल्टीपल टाइम्स आई हैव सीन कि वो अपना जो रेडी है लेकर भागते हुए, क्यों,
बोलती थी MCD वाले आ चुके हैं भैया, मैं इसको लेके गली में चली जाती हूँ सो दैट वो मेरी रेडी को ना पकड़े। सो दैट इज़ नथिंग बट इनसिक्योर वर्क। और जब भी वो बीमार होती थी तो खाना बनाने नहीं आती थी, एंड देन शी डोंट हैव मनी, नो सोशल सिक्योरिटी। ओके, सो दैट्स माई पर्सनल एग्जाम्पल। नाउ एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी चीज़ ये बोली गई है कि हम इन लोगों को क्यों ना एक मीन्स या राइट टू अर्न ए लाइवलीहुड, ये इनको एज ए राइट की तरह दे दें। राइट, से बहुत अच्छी बात है कि ये एक अच्छा इनोवेटिव कंसेप्ट है कि इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए राइट टू अर्न योर ओन लाइवलीहुड थ्रू स्ट्रीट वेंडिंग। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है ना, बच्चू मांझी जी का, वो एक रिक्शा पुलर है, बिहार से आए हैं दिल्ली। ओके, उनके पास कोई लैंड नहीं था, ठीक है, मेजनरी वर्क करते थे गांव में, बट वो इरेगुलर था, इनकम जो थी बहुत इनसफिशिएंट थी। तभी तो मैंने बताया था आपको इससे पहले फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि आपके बच्चू मांझी जैसे जो मैन हैं दे बेसिकली लीव देयर विलेज। ओके, सो दे कम टू द सिटी। सो ही बॉट एन ओल्ड रिक्शा, साइकिल रिक्शा, उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। ऑलराइट, और एक दिन के 80 से 100 रुपये कमाते हैं। ऑलराइट, सुबह से लेकर रात के 8-9 बजे तक काम करते हैं, और अगर बीमार हो गए तो उनकी कोई इनकम नहीं होगी, कोई काम भी नहीं होगा। ऑलराइट, सो इसके अलावा वो एक रेंटेड रूम में रहते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और जो भी थोड़ी बहुत इनकम होती है वो अपने गांव भेज देते हैं। वेल, दिस इज़ अ रियलिटी, ये रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी के थ्रू। ओके, ये डेफिनेटली एक रियलिटी है। जितने भी आप जो है स्ट्रीट वेंडिंग जो कर रहे हैं, जो रोड पर खड़े होकर चीज़ें बेच रहे हैं, ऑलराइट, सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे जाके बात करना। वो उनका अपना खुद का एक गांव होता है, जो भी थोड़ी बहुत इनकम होती है दे जस्ट सेंड इट टू द विलेज। और जो उनकी वुमन होती हैं दे आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, दे आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ देयर समवन डोमिनेंट पर्सन उस गांव का, या डोमिनेंट कम्युनिटी। ऑलराइट, so remember this thing. So first is this working on the street, second is working in the market. वर्किंग इन द मार्केट का मतलब क्या होता है, एक कोई परमानेंट मार्केट होती है। आप करोल बाग में जैसे जाओगे तो करोल बाग में एक मार्केट है पूरी, ठीक है, आपके यहाँ पे भी कोई ना कोई एक मार्केट होगी। बेसिकली दे आर परमानेंट मार्केट, वहाँ से तो वो जाने वाली नहीं है, फेमस शॉप्स होती हैं। और यहाँ पे जो लोग जो बेसिकली ऑनर्स होते हैं दे आर बिजनेस पर्सनस। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है हरप्रीत एंड वंदना जी का, दे आर बिजनेस पर्सनस, ठीक है ना। उनकी अपनी खुद की गारमेंट की एक शोरूम है। ओके, सो क्या करते हैं, बाहर से गुड्स खरीदा, बढ़िया सा डिस्प्ले लगाया बाहर अपनी दुकान के। ओके, कस्टमर्स जो हैं आते हैं क्योंकि वो एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, और उसके बाद वो सेल करते हैं एंड देन दे विल गेट प्रॉफिट, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, ये आपका एक तरीके से बहुत प्रॉफिटेबल वर्क है एज पर एनसीईआरटी। सो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं आपके यहाँ पर, गारमेंट शॉप हो सकती है, स्वीट शॉप होगी, फुटवियर शॉप्स होंगी आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटेंसिल्स, क्लिनिक्स, बैंक्स, बहुत सारी दुकानें होती हैं यहाँ पर। ओके, जूते बेचने वाले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स आर देयर। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीट वेंडर एंड देन मार्केट शॉप। कितना अच्छा कंपैरिजन इसमें यहाँ पे दिया गया है। दे आर यूजुअली सेल्फ एम्प्लॉयड, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर होता है, ये परमानेंट शॉप्स होती हैं। लेस सिक्योरिटी, ग्रेटर सिक्योरिटी, कैन बी रिमूव्ड, लाइसेंस होता है इन लोगों के पास में, जिनके जो मार्केट में जिनकी शॉप्स होती हैं। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर फैसिलिटी होती है, आप जाओगे, ठीक है, एसी वेसी लगा होगा उनके रूम में, पानी भी मिलेगा, कभी कभी चाय मिल जाती है। ऑफन स्मॉल स्केल, कैन बी स्मॉल और लार्ज, मे यूज़ कार्ट और पेवमेंट, रोड पे बैठे होते हैं, या फिर उनके पास अपनी खुद की एक रेडी होगी या कार्ट होगी। दे हैव फिक्स्ड प्रीमाइसेस, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीट वेंडिंग एंड योर मार्केट शॉप। ऑलराइट, चलो थर्ड वन इज़ योर फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। फैक्ट्री होगी या वर्कशॉप होगी, वो एक एरिया होगा। यहाँ पर दो तरह के लोग होंगे, एक होता है डेली वेज वर्कर्स, ठीक है, जो आते हैं अपना डेली वेज का काम करने। मैं न्यू राजेंद्र नगर में रहता था, ठीक है ना, करोल बाग से मैं न्यू राजेंद्र नगर में शिफ्ट हो गया था। देयर इज़ ए लेबर चौक, करोल बाग में भी है लेबर चौक, वैसे हर जगह ही होता है, बट मैंने फर्स्ट टाइम मैंने देखा था न्यू राजेंद्र नगर में, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि सुबह सुबह बहुत सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे चौक पे बैठ जाते थे। ओके, सो इनिशियली तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्यों बैठे हुए हैं। मैंने पूछा तो फिर
एक बोले कि यहाँ पे एक गाड़ी आती है डेली, कोई ना कोई गाड़ी आएगी और उनमें से कुछ लोगों को उठा के लेके चली जाएगी काम करने के लिए। ये डेली वेज वर्कर्स होते हैं, ठीक है। ये काम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके काम करेंगे, कोई लोड होगा उसको लिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। दे विल डिग द पाइपलाइंस, बिल्ड रोड्स, ऑलराइट। सो द वर्क इज़ नॉट गारंटीड, कोई इनका काम का गारंटी नहीं है, ऑलराइट। अगर इनको हायर कर लिया तो काम करेंगे, पैसा मिलेगा, हायर नहीं किया तो इनकम भी नहीं मिलेगी इनको, ओके। सेकेंड टाइप इज़ योर कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स की बेसिकली जो है आपका क्या होता है इसमें, तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है निर्मला का। निर्मला इज़ ए कैजुअल वर्कर इन ए टेलर शॉप, इन वर्क एज ए टेलर, ऑलराइट, इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट। शी इज़ ए कैजुअल वर्कर, ओके। क्या होता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, 6 डेज अ वीक काम करेगी और संडे को छुट्टी होगी, वो भी कभी कभी, हमेशा छुट्टी नहीं होती। 80 रुपये पर दिन के उनको मिलते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 40 रुपये एक्स्ट्रा, इफ़ शी गेट्स लेट 40 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ओके। वर्क जो लोड है वो बढ़ जाता है कुछ महीने साल के, और जो फैक्ट्री है वो बेसिकली अपने स्टाफ को रिड्यूस करने लगती है जब काम कम हो जाता है, और जनरली 3 से 4 महीने वो विदाउट वर्क रहती हैं, ओके। सो शी इज़ ए कैजुअल वर्कर। जो मैंने आपको ये जो कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, दे आर फॉर द कैजुअल वर्कर्स। परमानेंट जॉब नहीं होती, नो जॉब सिक्योरिटी, ओके, इर्रेगुलर इनकम होती है। ये जो कैजुअलाइजेशन है, ये क्यों है कैजुअलाइजेशन, राइट? क्यों? इट अलाउज एम्प्लॉयर्स फ्लेक्सिबिलिटी बट क्रिएट्स इनसिक्योरिटी फॉर द वर्कर्स। उनको तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई जो एम्प्लॉयर्स हैं, ओके, हायर कर लिया जब उनके पास में बेसिकली काम का लोड ज़्यादा था, और उनको भगा दिया जब उनके पास काम का लोड ज़्यादा नहीं है, ओके। सो कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्क इज बेसिकली नथिंग बट इनफॉर्मल वर्क ओनली, ठीक है, इनफॉर्मल वर्क ही होता है। मैंने आपको जो है आपकी कैजुअल वर्कर्स की सर्विस कंडीशन बता दी हैं किस तरह की होती हैं, ऑलराइट। चलो अब हम बढ़ते हैं न्यू अर्बन एम्प्लॉयमेंट की तरफ। न्यू अर्बन एम्प्लॉयमेंट में हम देखते हैं कि आपका एक लोग जो कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। कॉल सेंटर्स में आप ऑलरेडी जानते हो, शायद आप में से कुछ लोग काम करके आ भी चुके होंगे। मैंने भी कॉल सेंटर में काम किया था व्हाइल आई वाज इन कॉलेज, ठीक है। सो क्यों बेसिकली कॉल सेंटर्स का जो है राइज़ हो रहा है या ऑलमोस्ट राइज़ हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में कॉल सेंटर्स की भरमार है। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है ऑलरेडी, ओके, फर्स्ट। सेकंड क्या है, यहाँ पे लो वेज में भी काम करेंगे। कॉल सेंटर्स वालों को 30-40 हज़ार रुपये आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। ये हमारे मिडिल क्लास या फिर टिपिकल नॉर्मल उसके लिए मुझे लगता है कि स्टार्टिंग सैलरी बढ़िया है, यूएस के हिसाब से बहुत कम है। दैट्स वाई जितनी भी बिग एमएनसीज़ हैं वो अपना जो कॉल सेंटर्स है वो इंडिया में खोल के बैठ जाती हैं, ठीक है। तो कॉल सेंटर्स में कई कई तरह के काम होते हैं, ओके, बैंकिंग से रिलेटेड, टिकट बुकिंग, होटल से रिलेटेड होता है, ओके। सो दैट्स वाई एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन की जो सबसे अच्छा सबसे अच्छा जो बेनिफिट दिखता है वो आपके अर्बन सेंटर्स में दिखता है कि न्यू फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके क्रिएट हो रहे हैं। व्हाट अबाउट रूरल एरियाज? ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट तो अर्बन एरियाज में ठीक है, कॉल सेंटर ओपन हो गया है, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, व्हाट अबाउट रूरल एरियाज? ठीक है, सी, रूरल एरियाज में ग्लोबलाइजेशन का मैक्सिमम नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है अभी, खासकर इंडिया में। क्यों? सी, एक तो पहले से ही हमारी फार्मिंग एक्टिविटी स्टैग्नेंट है, ठीक है ना, ऑलराइट। क्यों? क्योंकि इनपुट्स कॉस्टली होते जा रहे हैं और इनपुट्स की वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आफ्टर ए वाइल रुक जाती है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, अब जो आपके स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, दे आर कंपीटिंग विद द कॉर्पोरेट्स, ठीक है। लेज की कंपनी आई, ओके, उसको आलू चाहिए, ऑलराइट। उसने क्या करा, जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कुछ फार्मर्स के साथ में, उन्होंने अपना लैंड को पूल करना शुरू किया, ओके, एंड देन दे स्टार्टेड बेसिकली दिस पोटैटो फार्मिंग, ऑलराइट। अब जो पोटैटो जो वहाँ से आएंगे वो सारे, वो बेसिकली लेस की जो कंपनी है वो सब चीज़ें देगी इनको, इनपुट सारे देगी, बीज भी देगी, ऑलराइट। लेकिन जो स्मॉल फार्मर है क्या, इन इस
पूल्ड लैंड के साथ में कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट? तो उससे क्या होगा कि ओनली कुछ चुनिंदा फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, बाकी का क्या होगा? बाकी का तो कुछ नहीं होने वाला। सो ग्लोबलाइजेशन का रूरल इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो दिस इज फर्स्ट। सेकेंड वन इज योर मार्केटिंग मैनेजर। ये बेसिकली एग्जाम्पल है आपका एक तरीके से सर्विस इकोनॉमी का। एक मैम है जिनका नाम है सुधा, शी इज़ वर्किंग एज ए मार्केटिंग मैनेजर। सो शी बेसिकली सुपरवाइजेस 50 सेल्स पर्सन, और एक सिटी को उन्होंने पकड़ा हुआ है, उसको डिवाइड कर रखा है, और वो हर बेसिकली एरिया को यहाँ पे वो सुपरवाइज करती है, प्रोग्रेस को चेक करती है, सेल्स को प्लान करती है कि अब कितनी बार कितना सेल्स होना चाहिए, ट्रैवल भी करती है, समटाइम्स वो लेट भी काम करती हैं। बट अनलाइक निर्मला जो कैजुअल वर्कर थी, सुधा जो है वो परमानेंट वर्कर है। ओके, रेगुलर सैलरी है, जॉब सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी है, एंड शी इज़ ए परमानेंट वर्कर, एंड उनको एक ऑफिस एरिया भी मिला हुआ है बढ़िया सा, एसी वेसी में बैठती हैं। तो आपके जो परमानेंट वर्कर हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है? ओल्ड एज सेविंग्स हो जाती है, एनपीएस में पैसा कटता है ना। हॉलीडेज़ में जो है संडेज़ को अपना जो है मूवी देखने जाती हैं, और अगर लंबा छुट्टी मिल गया तो गोवा घूमने के लिए जाएंगे, अंडमान निकोबार जाएंगे, है ना। एनुअल लीव भी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनको, बढ़िया वेदांता जैसे हॉस्पिटल में उनका इलाज होता है। ऑलराइट, दैट इज़ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन कैजुअल एंड परमानेंट वर्कर्स। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। कैजुअल में वर्क व्हेन नीडेड रेगुलर होता है, यहाँ पे इरेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम, नो या लो जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, दे मे लूज जॉब व्हेन वर्क डिक्लाइंस। ऑलराइट, यहाँ पर क्या होता है? यूजुअली कंटिन्यूज डिस्पाइट टेम्परेरी डिक्लाइन। ओके, जब तक आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आते इकॉनमी में, इनको कुछ नहीं होने वाला। ओके, फ्यू बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पे, लॉन्ग या रेगुलर आवर्स होते हैं, क्लियरली डिफाइंड एम्प्लॉयमेंट होता है। यहाँ पर निर्मला मैम, यहाँ पे सुधा मैम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, सो द मेजर डिफरेंस इज नॉट सैलरी, इट इज़ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। क्यों सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हो आप लोग? क्यों भाग रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। प्राइवेट में क्या प्रॉब्लम है? प्राइवेट में यही प्रॉब्लम है, कब मंदी आ जाए मार्केट में, ठीक है, कब आपकी एमएनसी बंद हो जाए, कब आपकी कंपनी बंद हो जाए, कब जो है कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए। पहले जो एआई नहीं था तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम चल रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, एआई के आते ही दुकानें बंद होने लगी लोगों की अब, ठीक है। क्या? क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज है, एआई का ज़माना है, आने वाले टाइम में एआई से भी ऊपर पता नहीं क्या आने वाला है। ऑलराइट, बट सरकारी नौकरी आपकी, अगर आप अब आईएएस बनते हो तो 60 साल तक कोई नहीं निकालने वाला है, अनटिल अनलेस तुम कुछ ऐसा ब्लेंडर नहीं कर दो, करप्शन नहीं करोगे। ओके, सो दैट्स वाई परमानेंट वर्क इज ऑलवेज गुड वर्क। ओके, हम लोग परमानेंट फॉर्मल वर्क क्रिएट करना चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, बट इज इट हैपनिंग? नो, इट इज़ नॉट हैपनिंग, बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है। ऑलराइट, चलो, तो अर्बन लाइवलीहुड, जिस तरीके से मैंने रूरल लाइवलीहुड बताई थी कि किस तरीके से डिपेंडेंट होती है, तो अर्बन लाइवलीहुड भी इज डिपेंडेंट अपॉन योर वर्क, टाइप ऑफ वर्क, इनकम क्या मिल रही है आपको, सिक्योरिटी है कि नहीं है, एंड उसके अलावा आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ऑलराइट, क्या आपका एनपीएस कट रहा है? ओके, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे आपको, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, सिक लीव मिल रही है, एनुअल लीव मिल रही है आपको, दीज आर द बेनिफिट्स। ओके, so in this chapter I think everything is done in this chapter, yes, सारा कुछ पढ़ा दिया है। so हम बेसिकली इन दो चैप्टर से ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि अर्बन लाइवलीहुड वर्सेस रूरल लाइवलीहुड, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में इंटरलिंकेज क्या है। फेमिनाइजेशन वर्क की वजह से मैन माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ में आने के बाद में वो आपके स्ट्रीट वेंडर या फिर कैजुअल वर्कर बन जाते हैं, ठीक है, या फिर आपके लेबर चौक पे बैठे रहेंगे। तो दोनों में इंटीग्रेशन देखो किस तरीके से हो रहा है। ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एस्से राइटिंग में, ठीक है। आप जो है एक स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो, जो मैंने स्टोरीज बताई है ना आपको। ऑलराइट, निर्मला की स्टोरी बताई है मैंने, सुधा की स्टोरी बताई है, इससे पहले मैंने रामलिंगम की स्टोरी बताई थी। ओके, सो ये सारी की सारी स्टोरीज आप एज एन एनेक्डोट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो अपने एस्से की ओपनिंग के लिए, बहुत अच्छा होता है। और जब भी हम एनेक्डोट में कोई स्टोरी बताते हैं, लास्ट में कंक्लूजन में उसको लेकर जरूर आना है। जब मैं आपको एस्से राइटिंग सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एस्से की अच्छी ओपनिंग होती है और उसको
एंड किस तरीके से करना है, राइट। और जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, सो इट्स ए काइंड ऑफ ऐसे ओनली, जो मैंने अभी आपको पढ़ा है ये ऐसे ही हो गया। मैंने स्टोरी से स्टार्ट करी, बीच में सारी फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, एंड आफ्टर देन आई कंक्लूडेड। ओके, so that's how basically you read a chapter and you write your essay. I hope you understood a lot of thing in this lecture. I will see you in the next one. All right, see you.